आज का सब्जेक्ट है हाउ डिजीज क्योर टेक्स प्लेस। यहाँ दो बातों पर ध्यान देना है, एक शब्द डिजीज और दूसरा शब्द क्योर। डिजीज का डिफिनेशन द आउटवर्ड रिफ्लेक्शन of the internal derangement of the vital force। जब मेरा वाइटल फोर्स किसी कारणवश ड्रेंज होता है तो हमारे बॉडी, हमारे माइंड के ऊपर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी, हमारे माइंड के अंदर कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाता है और उसी को हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं। जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम सब्जेक्टिव सिम्टम्स कहते हैं, और जिसको हम आँखों के द्वारा देख सकते हैं, दूसरों के द्वारा हम सुन सकते हैं, उसके गार्जियन के द्वारा जो सुन सकते हैं, पेशेंट जो खुद भी बता सकता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कहते हैं। दूसरा शब्द है क्योर। क्योर का मतलब रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स विथ रीएस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। ओनली रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स इज नॉट कॉल्ड क्योर अनलेस एंड अनटिल देयर इज रीएस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। देयर मस्ट बी द रीएस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, देन वी कैन कॉल्ड क्योर। हमारा साइंस होम्योपैथिक साइंस, नेचुरल साइंस है। होम्योपैथिक इज ए साइंस विच बेस्ड अपॉन द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। एफ्रिज 26 के अंदर सिर्फ नेचर्स लॉ पढ़ना है। नेचर्स लॉ के अंदर ये लिखा है, ये वीकर डायनेमिक affection एज permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter is very similar to the former in manifestation but different in kinds। इसी के आधार पर हम किसी भी रोग को आराम करते हैं। जब हमारा वाइटल फोर्स ड्रेंज होता है तो हमारे वाइटल फोर्स भी अनसीन पावर है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये जो वाइटल फोर्स, जो अनसीन पावर है, वो एक अनसीन पावर डिजीज फोर्स के द्वारा अफेक्टेड होता है। जब ये डिजीज फोर्स अफेक्ट करता है वाइटल फोर्स को, तो वाइटल फोर्स हमारा डिरेंज हो जाता है। वैसी स्थिति में उस एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए हम थर्ड फोर्स को अप्लाई करते हैं, और थर्ड फोर्स भी है, दैट इज द मेडिसिनल फोर्स। सो वन फोर्स is affected by the other force and cured by the other force। Vital force deranged by the disease force and disease force cured by the medicinal force। ये तीनों जो है, वाइटल फोर्स, डिजीज फोर्स, मेडिसिनल फोर्स, ये तीनों अनसीन पावर है। तो जब ये वाइटल फोर्स डिरेंज होती है, तब हम बॉडी में जो जो लक्षण, सारे लक्षण को हम कलेक्ट करते हैं, सारे सिम्टम्स को हम कलेक्ट करते हैं, और सिम्टम्स कलेक्ट करने के बाद हम अपने मटेरिया मेडिका के अनुसार ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन है जो अधिक से अधिक सिम्टम्स को कवर कर सके। जो अधिक से अधिक सिम्टम्स को कवर करता है, जो खास करके के जनरल सिम्टम्स को कवर करता है,
जो खास कर करके मेंटल सिम्टम्स को अधिक कवर करता है, हम उस मेडिसिन को उस बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो धीरे धीरे हेल्दी कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। उसका रोग जो है वह शरीर के से अलग हो जाती है और हमारा बॉडी जो है पुनः जो रीएस्टोरेशन ऑफ हेल्थ की तरफ चला आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। आप रात में तारे देखते हैं, रात में जो तारे दिखाई पड़ते हैं उसकी अपनी एक रोशनी होती है। अंधेले में वो तारे आकाश में अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है, मगर सुबह होने के बाद जब सूर्य की रोशनी चली आती है तो वही तारा हमको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्टार के जो लाइट हैं वो सन के लाइट से डीम है, सन के लाइट से कम है। इसीलिए हमारे ऑप्टिक नर्व के ऊपर उसकी क्रिया नहीं होती है कि हम जिसकी अधिक रोशनी है उस चीज़ को तो हम देख रहे हैं और जिसकी कम रोशनी थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरा उदाहरण, आप जब कमरे के अंदर रहते हैं और अचानक बिजली चली जाती है तो आप लैंप जलाते हैं। वो लैंप या वो मोमबत्ती उस कमरे के अंदर प्रकाश पैदा करता है, मगर वही मोमबत्ती की लाइट अगर रोशनी आ जाती है, बल्ब जल जाते हैं, तब हम देखते हैं कि वो कैंडल का लाइट की रोशनी नगण्य हो जाती है, नहीं के बराबर हो सकती है, उसका पता नहीं चल पाता है। क्यों? कि वो लाइट का रोशनी जो कैंडल का लाइट का रोशनी था हमारे बल्ब की रोशनी से बहुत कम रहती है, इसी कारण वो नगण्य हो जाती है। तीसरा उदाहरण, आप कहीं चलते हैं रास्ते में, तो चलते चलते आप ये भी देखते हैं कि कहीं से कोई दुर्गंध आना शुरू हो गया। तो दुर्गंध होने के वक्त हमारे जब हम नोज़ के ऊपर कोई ऐसी चीज़, रुमाल या ऐसा कुछ अधिक गंध वाली चीज़ को हम रखते हैं नाक के पास में, तो वो दुर्गंध जो आ रही थी वो ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली वो ख़त्म नहीं होती है, वो हमारे पास जो है सुगंध वो अधिक होने के कारण वो दुर्गंध हमारी नाकों तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर भी जो वीकर जो है स्ट्रॉन्गर के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। आप देखे होंगे कि जब लड़ाई का मैदान होता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी लड़ाई होती हैं, महाभारत का युद्ध हुआ, तो उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत नगाड़े बाजे खूब बजते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति क्यों आती है कि युद्ध में भी नगाड़े बाजे बजते हैं? परिस्थिति यह होती है कि हमारे जब सैनिक मारे जाते हैं, जब किसी तरफ के जो सैनिक मारे जाते हैं, उसकी आह और कराह जो होती है किसी दूसरे सैनिक के कानों तक ना पहुंच पाए, जिससे उसके मनोबल गिर जाए। उस मनोबल को बनाए रखने के लिए, उसके मनोबल को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए ये जो बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं कि उसके जो पीटीएस सॉन्ग है, उस सैनिक का जो दर्द भरा जो कराह है उसके कानों तक नहीं पहुंच जाए और हमारे सैनिकों के अंदर मानसिक बल लड़ने के लिए बना रहता है। और साथ ही साथ फिजिकल के साथ साथ हमारा मेंटल भी जो है उसमें भी जो वीकर जो होते हैं स्ट्रॉन्गर के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक माँ अपने बेटे का शव लेकर के पहुँचा। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बहुत रोती चिल्लाते उसने भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे बेटे को तो मैं जिंदा कर सकता हूँ, एक शर्त है। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि तुम किसी भी घर से थोड़ा सा अनाज लेते आओ और उसी घर से लाओ जिस घर में आज तक कोई मृत्यु नहीं हुआ हो। वो चल पड़ी, बहुत दरवाजे भटकी, कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जिसके यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुआ हो।
उस सारे घरों में जाने के बाद उसको एहसास हुआ कि मृत्यु सब घर में हो चुकी है, मृत्यु सब घर में होती है। उसके मन को थोड़ा शांति मिला और उसका दुख जो है कम हुआ और भगवान बुद्ध के पास आकर के उसने क्षमा मांग लिया। आप एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूँ। एक बोतल लीजिए, उस बोतल को आप अपना शरीर मान लीजिए और उस बोतल में थोड़ा ऑयल, करासन ऑयल को आप डालिए। आप ऑयल को डालिएगा, इस ऑयल को आप डिजीज मान लीजिए। तो उस बोतल के अंदर आधी बोतल में हमने ऑयल को डाला, करासन ऑयल को हमने डाला, तो हमारे बॉडी के अंदर वो डिजीज आई जिसको हम ऑयल कर रहे हैं। अब हमको उस डिजीज को उस बॉडी से बाहर निकालना है। तब हम क्या करते हैं कि उसमें एक मेडिसिनल फोर्स के रूप में हम उसके अंदर पानी डालना शुरू करते हैं। जब हम देखते हैं कि उसके अंदर जो ऑयल है, पानी डालने के बाद धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है और ज्यों-ज्यों हम पानी डालते जाते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पूरी बोतल जो है वो पानी से भर जाता है और ऑयल जो है, करासन ऑयल जो है, उससे बिल्कुल ख़त्म हो करके वो बाहर निकल जाती है। ये सिद्धांत ये बताता है कि अगर जिस मेडिसिन को हम चुन कर करके, जिस मेडिसिन को सिलेक्शन कर करके हम डिजीज बॉडी को दे रहे हैं, वो सिमिलर तो होनी चाहिए, मगर सिमिलर के साथ साथ स्ट्रॉन्गर भी होना बहुत ज़रूरी है। और यही स्ट्रॉन्गर के कारण आज हम स्ट्रॉन्गर के वजह से हमारे साइंस के अंदर पोटेंसी आती है। आज जो हम पोटेंसी देखते हैं, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 10M पोटेंसी, ये शक्तिकृत हमारी यहाँ की मेडिसिन है, ये हमारे पोटेंटाइज मेडिसिन है। एक तराजू के ऊपर आप एक डिजीज़ को रख दें, एक पलड़े के ऊपर, और दूसरे पलड़े के ऊपर मेडिसिन की पावर को रखें, तो जब तक वो दोनों पलड़ा बैलेंस नहीं आएगा, एक समान नहीं होगा, तब तक सही वजन उसका नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज़ है, डिजीज़ का जो शक्ति है, डिजीज़ का जो पावर है, हम मेडिसिनल पावर से उसको देख करके बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। और जो हम मेडिसिन की बैलेंस देते बढ़ाते हैं, कभी कभी होता है कि कोई पेशेंट 30 पोटेंसी देने से ठीक नहीं होता है, उसको 200 देने के बाद में भी ठीक नहीं होता है और 1M देने के बाद ठीक हो जाता है। कारण उस पेशेंट को ज़रूरत था, उस पेशेंट को ज़रूरत था कि उसका 1M की ज़रूरत है, मगर हम 1M डायरेक्ट एक समान एक बार कभी नहीं दे सकते हैं और धीरे धीरे ही हम पोटेंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये देखा 26 एफरिज्म के अंदर में जो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है, तो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर ये सिखाता है कि रोग को आराम करने के लिए जो शक्ति का व्यवहार होता है, उसका मैनिफेस्टेशन तो एक होना चाहिए, सिमिलर मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, बट द डिफरेंट इन काइंड। ये मैनिफेस्टेशन सिमिलर है। जो रोग जिस सिम्टम्स को लेकर के पैदा होता है, उसी सिम्टम्स के अनुसार उस मेडिसिन का हम चुनाव करते हैं। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन एक है बट डिफरेंट इन काइंड्स। यहाँ काइंड्स दो हो गया। पहला काइंड्स जो एक नेचुरल डिजीज से सफ़र किया, तो नेचुरल डिजीज से सफ़र करने के बाद हम बॉडी के अंदर जो मेडिसिन देते हैं उससे एक आर्टिफिशियल डिजीज़ पैदा किया जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल डिजीज़ हम पैदा करते हैं बॉडी के ऊपर मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल डिजीज़। अब हम देखते हैं कि जो नेचुरल डिजीज़ जो है वीकर पड़ जाता है और आर्टिफिशियल डिजीज़ हमारा स्ट्रॉन्गर पड़ जाता है। और धीरे धीरे क्या होती है कि ये जो वीकर है
वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाता है और स्ट्रॉन्गर जो है वो बॉडी के अंदर कुछ समय तक, जिसको आर्टिफिशियल डिजीज़ करते हैं, वो प्रभाव देती है। इसीलिए हमारे साइंस के अंदर एक विधान है कि डोज भी कम से कम मात्रा में देना चाहिए। माइन्यूट डोज में पेशेंट को दवा देना चाहिए, लार्ज डोज में कभी भी पेशेंट को दवा देना नहीं चाहिए। ये डोज क्या होती है? दिस इज द पिकुलियर डेफिनेशन ऑफ डोज। आप अगर किसी पेशेंट को 5 डोज देने के बाद उसकी बॉडी पर क्रिया शुरू नहीं होती है, पुनः आप 5 डोज देते हैं और उसके 2-3 खुराक खाने के बाद जब क्रिया शुरू होती है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी क्रिया डोज खाने के बाद उसकी क्रिया शुरू हुई। अगर वो पेशेंट कहता है कि हमने 7 डोज खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन आना शुरू हुआ, तब हम कहते हैं दिस 7 डोज इज इक्विवेलेंट टू 1 डोज फॉर द पेशेंट। उस पेशेंट के लिए वो 1 डोज के बराबर है। तो डोज भी एक्सेस देने से नुकसान होती है। डोज भी हम फिजिशियन को बहुत सोच समझ के देना चाहिए। पोटेंसी भी हमारे बहुत सोच समझ के देना चाहिए। कभी भी अचानक हाई पोटेंसी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये 26 रेफरेंस के अंदर जो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है, उसके आधार पर हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वीकर डायनेमिक एफेक्शन निश्चित ही हमारे स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज़ के द्वारा हम उसको नेचुरल डिजीज़ को अपने बॉडी से हटा सकते हैं और हटाने के बाद हम उसको स्वस्थ कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक का बहुत बड़ा गुण है, होम्योपैथिक साइंस का बहुत बड़ा गेन है। और होम्योपैथिक साइंस आज यहाँ ट्रीटमेंट जो करते हैं, डिजीज़ के नाम पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द स्पेसिफिक डिजीज़। वी सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, वी इंडिविजुअलाइज द पेशेंट। और इंडिविजुअलिटी देखने के बाद ही हम ये कहते हैं कि इस पेशेंट को ये दवा देनी चाहिए। और उस पेशेंट को वो दवा देने के बाद अब उसको आराम करते हैं। अगर एक डिजीज़ से 4-5 पेशेंट आपके पास आ गया, सपोज सभी को मलेरिया है, तो उस सभी को हम एक मेडिसिन दे करके मलेरिया को ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स परिवर्तन होगा हम उसके अंदर मेडिसिन को परिवर्तन करते रहेंगे। और सपोज 4-5 पेशेंट 4-5 डिजीज़ लेकर के आपके पास आया और उसमें जो मेन सिम्टम्स है वो सब एक ही सिम्टम्स को दे रहा है, तो वैसी स्थिति में ये 4-5 जो डिजीज है हम एक मेडिसिन से दे करके ही उसको ठीक कर सकते हैं। सो इन होम्योपैथिक देयर इज नो स्पेसिफिक डिजीज फॉर द स्पेसिफिक patient, there is only a specific for the particular individual patient, not the particular specific disease. So select your medicine according to the patient, not according to the disease. This is good science. Believe on homeopathic, get relief by homeopathic, learn homeopathic, and you must learn organon, because organon is that book which you learn to how to guide, how to select, how to use your proper medicine for the patient. If you don't know organon, you cannot prescribe medicine, you cannot cure medicine. Thank you.